ऑल ऑफ यू, मैं सुमेश सिंह और वही आपका प्यारा फेवरेट चैनल संकल्प एकेडमी प्लस। अपने सभी सब्सक्राइबरों स्टूडेंटों को मैं सुमेश सिंह अपने चैनल और आपकी फैमिली संकल्प एकेडमी प्लस से सभी को लॉट्स ऑफ थैंक्स कहता हूँ। जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे डे बाय डे ये फैमिली भी काफ़ी एक्सटेंड होती जा रही है। अब इस फैमिली में दो और नए मेरे फ्रेंड्स आए हैं। बरकत सर जो हमें जूलॉजी पढ़ाएंगे, जो हमारे कश्मीर के रहने वाले हैं, और हमारी तन्नू मैम जो कि हरियाणा से हैं और वो आपको बॉटनी पढ़ाएंगे। दोनों लोग नीट के लिए आपको बेस्ट प्रिपरेशन कराएंगे बायो के लिए, और मैं सुमेश सिंह केमिस्ट्री के लिए, आपको पता ही है। फिर हम लोग सब मिल करके काफ़ी अच्छी मेहनत करते हुए हम लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा और भी अच्छा हो। अच्छा तो हो ही रहा है, और भी अच्छा हो, और धीरे धीरे ये फैमिली और एक्सटेंड होती जाएगी। मैंने हमेशा से यही कोशिश किया है कि कंटेंट में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको ये फील हो कि सर डे बाय डे अपने कंटेंट को कम करते जा रहे हैं। आपको इसी से पता चल गया होगा कि मैंने जो इसके पहले वाला लेक्चर दिया था रेडॉक्स, वो रेडॉक्स आप यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। फिर आप मेरे उस रेडॉक्स को थोड़ा सा देखना, आपको लगेगा कि हाँ दूसरे यूट्यूबर से सर का जो यूट्यूब का जो वीडियो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और उस पर मैंने काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया है और आपका रिव्यू मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो जो वीडियो है वो काफ़ी बेस्ट है। इसके बाद से मेन जो टॉपिक्स हैं, जैसे आप मेरा वीडियो इलेक्ट्रोलाइसिस का देखो, वो कितना ज़्यादा रिव्यू वाली वीडियो है। बायो में अगर देखना है फोटोसिंथेसिस का वीडियो देखो, या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ का वीडियो देखो। वीडियो ऐसे मैंने जितने भी आपको वीडियो दिए हैं वे सारे बेस्ट हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस है उस पर मेरा जो वीडियो होता है वो हमेशा कंसंट्रेटेड वीडियो होता है, और वो वीडियो मैं काफ़ी ज़्यादा अपने खुद से रिसर्च करके, खुद से अपना कंटेंट करके मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, और उस पर आपका रिव्यू भी मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है, जिससे मुझे काफ़ी इनकरेज मिलता है। आज हम लोग क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन आज कंप्लीट करेंगे, और आज का लास्ट टॉपिक हमारा होगा दैट इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स इन आवर डेली लाइफ। रेडॉक्स का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं, क्या सच में रेडॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए हार्मफुल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को क्यों किल करना, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं रेडॉक्स क्या होता है। रेडॉक्स आपने वॉच किया होगा, अगर नहीं वॉच किए होंगे तो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप उससे जरूर वॉच कर लीजिएगा। ऐसे मैं आपको थोड़ा सा डिप बताऊंगा। रेडॉक्स मीन्स क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है, एक दूसरे से क्या होता है, कोरिलेट करके अगर रिएक्शन चलता है तो इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स होता है। जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करें, इसका नाम क्या होता है, रेडॉक्स होता है। तो क्या ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में है? कहते हैं हाँ है। कौन कौन से हैं सर? तो कहता है सम रिएक्शन आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी हैं एंड सम आर भी हार्मफुल। कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, सम आर भी यूजफुल एंड सम आर भी हार्मफुल। कुछ यूजफुल है, कुछ क्या है, हार्मफुल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कुछ यूजफुल है। कहता है कि पहले ही हम बात करते हैं किसका, रिस्पायरेशन का। अब बोलोगे सर रिस्पायरेशन क्या होता है, तो आपको ही पता है, the conversion of food by using the oxygen into energy and the byproduct in the form of carbon dioxide and water. This process is called respiration. फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करना, बर्न करना, फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना, बर्न करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में, एंड ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन कहलाता है। एंड द प्रोडक्ट विच इज यूज्ड ड्यू टू द रिस्पायरेशन, द मेन प्रोडक्ट विच इज यूज्ड इन आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड द एटीपी। और जो इस प्रोसेस के थ्रू मेन प्रोडक्ट जो निकलता है, जिसका हमारा बॉडी यूज करता है, दैट इज द एटीपी विच इज द एनर्जी। यही हमारा क्या है, एनर्जी है। एंड दिस इज द एनर्जी विच इज ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी, और इसी को हम एनर्जी करेंसी के भी फॉर्म में जानते हैं, क्योंकि दैट्स एटीपी यूज्ड फॉर द आवर फिजिकल एक्सरसाइज, आवर फिजिकल वर्क, आवर मेंटल ग्रोथ, आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यही एटीपी है, जिस एटीपी का यूज हम अपने बॉडी के एक्सटर्नल कामों को करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इन सभी जगहों पे एटीपी का यूज किया जाता है। अब बात होती है यहाँ पर
इज दिस रेडॉक्स और नॉट, क्या रिस्पायरेशन भी रेडॉक्स है या रिस्पायरेशन रेडॉक्स नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल बात हुआ कि रिस्पायरेशन क्या है, तो रिस्पायरेशन में फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिम्स यूज द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिम्स अलग अलग तरह के बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं। जैसे कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को लेने के लिए लंग्स यूज करते हैं, कुछ गिल्स यूज करते हैं, कुछ क्या करते हैं, स्किन का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। लंग्स हम लोग यूज करते हैं, गिल्स जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स हैं वो अपने ऑक्सीजन को लेने के लिए गिल्स का यूज करते हैं, और स्किन जनरली तो जो अर्थवर्म्स हैं या फिर जो लीचेज हैं वो अपने रिस्पायरेशन करने के लिए, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के लिए, गैसेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने स्किन का यूज करते हैं, मॉइस्ट स्किन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब दिस इक्वेशन इज रेडॉक्स और नॉट, तो मेरे साथ आप ध्यान से देखिए। नाउ आप क्या देख रहे हो कि ग्लूकोज कन्वर्ट कर रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड ऑक्सीजन कन्वर्ट कर रहा है किसमें, वाटर में। आप यही हो रहा है ना, आप खुद से देखो कि यहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन कन्वर्ट कर रहा है किसमें, वाटर में। तो जो ग्लूकोज आपका कन्वर्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ग्लूकोज में कौन कौन से एटम्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, माइंड में रखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड बदलता है तो इसमें कौन से एटम्स हो गए, कार्बन एंड ऑक्सीजन। मीन्स क्या नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन नहीं है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि ग्लूकोज से जब ये CO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मीन्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन, द लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मीन्स यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हो गया, तो ये क्लियर हुआ कि ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। ये क्या होगा मेरा, ऑक्सीडेशन होगा। नाउ ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू वाटर, ऑक्सीजन में क्या है, O है। नाउ ऑक्सीजन से जब ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है H2O, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एक एडिशनल आ जा रहा है, हाइड्रोजन इसमें बाहर से आ रहा है। मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन से वाटर तभी बना होगा, ऑक्सीजन से O2 से H2O में तभी बना होगा जब इसमें हाइड्रोजन का क्या हुआ होगा, एडिशन हुआ होगा। तो जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। मीन्स O2 कन्वर्टेड इनटू H2O, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। मीन्स इन दिस इक्वेशन, इस पूरे इक्वेशन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जहां पर ग्लूकोज से CO2 बन रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहीं ऑक्सीजन से जब वाटर हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन हो रहा है। मीन्स oxidation reduction takes place simultaneously, so that is called the redox। इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, बोलो, this is called the redox। इसे हम क्या कह सकते हैं, this is called the redox reaction। now अब आप बताओ कि is this redox is useful or harmful, क्या ये redox हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या हार्मफुल है। बोलोगे सर क्या बात बोल रहे हो, अगर हमें एनर्जी ही ना मिले तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे। बिल्कुल, is this redox means respiration is the redox reaction and this is the survival, this is important for the survival for the species। without respiration we can't be survive, so we can say that the respiration is also a type of life process। देखो कैसे केमिस्ट्री बायो में जाकर के आ गया, बायो केमिस्ट्री के साथ बाइंड अप हो गया। एक इक्वेशन, एक जो आपकी एक जो कंक्लूजन है वो दूसरे कंक्लूजन के साथ अटैच्ड है। केमिस्ट्री बायो के साथ, बायो केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स भी कहीं कहीं पे आ जाता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि कैसे रिस्पायरेशन हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ प्रोसेस है, कैसे रेडॉक्स है और ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक, द सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर द रेडॉक्स एग्जांपल, कोरोजन। सबसे पहले कोरोजन क्या है, द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल सरफेस बाय द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। मेटल सरफेस के एक्सटर्नल पार्ट्स, ठीक है ना, मेटल सरफेस के ऊपर वाले जो पोर्शंस होते हैं उसका स्लोली क्या होना, डिस्ट्रक्शन होना, धीरे धीरे उसे क्या करना, डिग्रेडेट होना। उसी डिग्रेडेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोरोजन कहते हैं। ठीक है, मीन्स यू कैन से दैट द ईटिंग ऑफ मेटल सरफेस बाय द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक वाटर, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सभी गैसेस को के मिक्सचर्स क्या करते हैं, मेटल के सरफेस पे क्या करते हैं, जब एटमॉस्फेरिक गैसेस मीन्स एटमॉस्फेयर के जो एयर है, जब ये एटमॉस्फेयर का एयर मेटल के सरफेस के कांटेक्ट में आता है या मेटल का सरफेस जब एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे मेटल के सरफेस क्या होते जाते हैं, डिग्रेडेट होते जाते हैं। मीन्स आपका एटमॉस्फेरिक गैस धीरे धीरे खाते जाता है, ईटिंग करते जाता है, और इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द कोरोजन। ठीक है, अब दिस कोरोजन इज यूजफुल और हार्मफुल ये बाद में पता चलेगा। पहले देखते हैं कि इफ द कोरोजन टेक्स प्लेस इन आयरन, दैट इज कॉल्ड द क्या,
रस्टिंग। इफ द कोरोजन टेक्स प्लेस इन आयरन, जो आयरन में कोरोजन होता है उसी आयरन में कोरोजन के होने को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द रस्टिंग कहते हैं। नाउ दिस रस्टिंग, द केमिकल फार्मूला फॉर द रस्टिंग इज दैट Fe2O3.XH2O, और इस रस्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द Fe2O3.XH2O। नाउ हाउ कैन रस्टिंग टेक्स प्लेस, फार्मूला याद हो गया, दैट इज कॉल्ड Fe2O3.XH2O। जितना वाटर मोलिक्यूल्स उसके साथ आएगा उतना हम वहां पे क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, लाइक 2H2O, 3H2O, जो भी H2O होगा वो क्या होगा, X के प्लेस पे क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। सो द केमिकल फार्मूला ऑफ द रस्टिंग इज दैट Fe2O3.XH2O मींस दिस इज कॉल्ड द हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ये एक तरह का क्या है, क्योंकि वाटर का मोलिक्यूल इसके साथ अटैच है, सो दैट इज कॉल्ड द हाइड्रेटेड ऑक्साइड। मींस यू कैन से दैट रस्ट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड। रस्ट एक तरह का क्या है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, वाटर का क्या है, वाटर का अटैच्ड ऑक्साइड है। नाउ बात करते हैं हाउ कैन रस्टिंग टेक्स प्लेस। क्या रस्टिंग सिर्फ हवा से हो जाएगा या सिर्फ रस्टिंग वाटर से हो जाएगा, कहते हैं कभी नहीं। रस्टिंग को होने के लिए मॉइस्ट एयर चाहिए। अगर आप सिर्फ आयरन के नील को वैसे एयर में रखो जिसमें मॉइस्चर नहीं हो, कभी भी रस्टिंग नहीं होगा। आप आयरन का नील लो, पानी में डाल दो जिसमें एयर ना हो, तो सिर्फ वाटर में डालने से भी क्या हो, रस्टिंग नहीं हो सकता है। सिर्फ एनहाइड्रस एयर में डालने से भी रस्टिंग नहीं हो सकता है। मींस रस्टिंग कैन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। जब तक कि एयर में मॉइस्चर नहीं होगा, मॉइस्ट एयर नहीं होगा, तब तक रस्टिंग नहीं होगा। सो वी कैन से दैट आयरन प्लस O2 प्लस H2O, दैट इज कॉल्ड मॉइस्ट एयर। मींस आयरन एयर में प्रेजेंस क्या, ऑक्सीजन, और उसी एयर में प्रेजेंस वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। मींस वाटर प्लस O2 ये हमें कहाँ मिलेगा, मॉइस्ट एयर में मिलेगा, जो कि नमी वाली एयर होगी, उसमें आपको वाटर में मिल जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में मिल जाएगा। वहां पर फिर आयरन का जो सरफेस होगा वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, डिग्रेडेट होते जाएगा। एंड ड्यू टू द डिग्रेडेशन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑक्साइड विच इज कॉल्ड द Fe2O3, which is called the Fe2O3.H2O, means that is called hydrated ferric oxide. Fe2O3, this is .H2O, so Fe2O3.H2O, this is called hydrated water है, so that is called hydrated Fe2O3, that is the formula of ferric oxide, so this is called hydrated iron oxide or hydrated ferric oxide. So we can say that for the rusting the moist air will be responsible, not only oxygen, not only water. आपको अगर रस्टिंग करना है तो रस्टिंग करने के लिए हमें वहां पर मॉइस्ट एयर चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन और सिर्फ वाटर से कभी भी रस्टिंग नहीं होता है। अब बात आती है कि इज दिस कोरोजन इज इंपॉर्टेंट और नॉट। नो, दिस कोरोजन इज नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर द क्या, आयरन। Is this corrosion, is this rusting is not be beneficial for the living organisms। ये कभी भी हमारे लिए या आयरन के लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं है, बिकॉज डे बाय डे इट ईट द मेटल सरफेस। ये धीरे धीरे मेटल सरफेस को खराब करते जाएगा और इट्स लॉसेस देयर वेट, और धीरे धीरे आयरन अपना वेट को क्या करते जाएगा, लॉस करते जाएगा। मेटल कैरेक्टर धीरे धीरे डिग्रेडेट होते जाएगा, और जैसे जैसे मेटल कैरेक्टर डिग्रेडेट होते जाएगा वैसे वैसे ये मेटल हल्का होते जाएगा, और इसी प्रोसेस के थ्रू मिलियंस ऑफ टन क्या होते हैं, आयरन हमेशा क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो ड्यू टू रस्टिंग, ड्यू टू कोरोजन क्या हो जाती है, गिर जाती हैं। तो रस्टिंग हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर रस्टिंग बेनिफिशियल होता तो फिर आप सोचो, कबाड़ी फिर आपके यहाँ से कबाड़ का सामान फिर उतने कम दाम में खरीद के क्यों लेकर के जाता, क्योंकि रस्टिंग अगर होती बेनिफिशियल था, आप और ज़्यादा उसको रस्ट लगाते, फिर और महंगे दामों में बिकता। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। वो तो मेटल सरफेस को क्या करता है, डिग्रेडेट करता है। ठीक है, अब आते हैं कि आयरन में जो रस्टिंग होती है वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड होता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड होता है। बट कॉपर में जो आपका जो रस्टिंग होती है, कॉपर में जो कोरोजन होता है, ठीक है, दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, जो कॉपर में कोरोजन होता है, जो आयरन में कोरोजन होता है, वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड होता है, जिसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। और जो कॉपर में कोरोजन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट होता है, दैट इज द बेसिक कार्बोनेट। जिस कार्बोनेट का नेचर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ बेसिक नेचर का कार्बोनेट बनता है, एंड दैट्स कलर इज द ग्रीन कलर, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब कॉपर में कैसे कोरोजन होता है, तो कॉपर का सरफेस जब क्या होता है, एयर के प्रेजेंस में आता है, जब एयर के प्रेजेंस में आता है, मीन्स एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में आता है,
तो ये कॉपर एटमॉस्फेरिक गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करके ये एक बेसिक कार्बोनेट बनाता है। दैट मीन्स दे आर द फॉर्म ऑफ CuCO3.CuOH का whole twice, means the corrosion of the corrosion formula of the copper is that CuCO3.CuOH का whole twice. This is called the CuOH, which is the nature is basic, so that is called basic copper carbonate. Means you can say that the formation of corrosion in the form of copper in the form of carbonate. कॉपर में जो corrosion होता है वो कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, जिसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, एंड दैट्स कलर इज ग्रीन, और उसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। नाउ इन केस ऑफ सिल्वर, सिल्वर रिएक्ट विद द एयर एंड इन द एयर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। सिल्वर, ऐसे तो आपको पता है कि सिल्वर क्या होता है, एक तरह से रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है, तो जल्दी इसमें कोरोजन नहीं होता। ये ठीक है कि कॉपर में आपका मैक्सिमम कंडीशन में कोरोजन इतना फास्ट नहीं होता है जितना कि आयरन में होता है, जितना कि कॉपर में होता है, उतना फास्ट सिल्वर में नहीं होता है। अबाउट 90% तो कोरोजन नहीं होता है, बट 10% भी अगर जो कोरोजन होता है सिल्वर में, जिससे उसका कलर ब्लैक कलर का हो जाता है। सभी आप चांदी खरीदे हो, ठीक है, तो धीरे धीरे चांदी का कलर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। क्यों होता है, तो क्योंकि वो सिल्वर एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या करता है, रिएक्शन करता है, एंड दैट सिल्वर रिएक्ट विद H2S मींस हाइड्रोजन सल्फाइड, दे कैन फॉर्म Ag2S व्हिच कैन फॉर्म द सिल्वर सल्फाइड। वो एक तरह का नया कंपाउंड बनाता है जिसका नाम क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है, एंड दैट्स कलर इज ब्लैक, एंड दिस ब्लैक कलर इज कॉल्ड द कोरोजन। यही इसका ब्लैक कलर जो है वो उसका क्या है, सिल्वर सल्फाइड क्या है, उसका कोरोजन है, जिसे आप क्या कर सकते हो, साफ कर सकते हो, जिसे आप उसे बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि ये काफी क्या है, उतना ज्यादा हार्मफुल कोरोजन नहीं है जितना हार्मफुल आपका क्या है, रस्टिंग का कोरोजन है, या फिर जितना हार्मफुल आपका क्या है, ग्रीन कलर का जो कार्बोनेट फॉर्म होता है वो उतना ज्यादा हार्मफुल है। तो सिल्वर में भी कोरोजन होता है बट काफी कम होता है, एंड द फॉर्म ऑफ सिल्वर, दिस इज कॉल्ड द सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में होता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब बात आती है हाउ कैन प्रोटेक्ट द कोरोजन। कोरोजन को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं हाउ कैन प्रोटेक्ट द कोरोजन। तो बात करते हैं हम लोग प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्टिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, रस्टिंग क्यों होता है ये मैंने आपको बताया, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो मैंने आपको बता दिया। कॉपर में कौन सी रस्टिंग बनती है वो मैंने बताया, सिल्वर में कौन सी रस्टिंग बनती है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूँ हाउ कैन प्रिवेंट द रस्टिंग। रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स आपका जो रस्टिंग होता है उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। तो आपको पता है कि सबसे सिंपल मेथड है कि जब कहीं पे जंग वगैरह लगता है तो उसे हम लोग फर्स्ट मेथड करते हैं ऑयलिंग और ग्रीसिंग। अगर हमें कोरोजन से उसे प्रोटेक्ट करना है तो उससे पहले, रस्टिंग होने से पहले हम लोग उसके ऊपर क्या करते हैं, ऑयल या ग्रीसिंग का क्या करते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप साइकिल यूज़ करते हो ना, तो साइकिल जो यूज़ करते हो तो जहाँ पे बैरिंग होती है, जहाँ पे वो चक्की होती है ना, बैरिंग जिसको बोलते हैं, तो उस बैरिंग में बार बार फ्रिक्शन क्रिएट होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रस्टिंग होने के चांसेस होते हैं। तो आप देखना उसके अंदर वो क्या करता है, आपकी जब उसे घिस घिस की आवाज़ आने लगती है तो आप भी जाते हो तो उसमें ऑयलिंग करते हो, या फिर अगर उसको ग्रीसिंग करते हो तो सॉफ्ट चलता है। तो जहाँ पर भी कोरोजन होना होता है तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए आप पहला मेथड यूज कर सकते हो, क्या, ऑयलिंग और ग्रीसिंग। आप यहाँ पे ऑयलिंग कर दो, थोड़ा सा तेल लगा दो, मस्टर्ड हो या फिर जो भी नेचुरल वो जो होता है मशीन ऑयल होता है वो आप यूज़ कर सकते हो, आप उसका यूज़ कर सकते हो, और ग्रीसिंग भी कर सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो। उससे क्या होता है, कुछ हद तक कोरोजन क्या हो जाता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है, या फिर रस्टिंग कुछ हद तक क्या हो जाती है, प्रोटेक्टेड हो जाती है। द सेकेंड मेथड इज दैट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स होता है कि मेटल के जो भी आप मेटल यूज कर रहे हो उस मेटल के सरफेस पर किसी दूसरे मेटल के लेयर को क्या कर देना, चढ़ा देना। मीन्स यू कैन से दैट आप ये कह सकते हो कि अगर आप आयरन पे रस्टिंग की बात कर रहे हो तो आयरन के ऊपर किसी दूसरे ऐसे मेटल का लेयर को चढ़ाना जो मेटल आयरन को क्या करता हो, प्रोटेक्ट करता हो। मीन्स आयरन से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोपोजेटिव हो, मतलब आयरन से वो मोर रिएक्टिव हो। तो क्या करेगा, आयरन के ऊपर जब वो मेटल रहेगा तो आयरन को कोरोड होने से पहले, आयरन के रिएक्शन करने से पहले वो मेटल क्या करेगा, रिएक्शन करते जाएगा, और धीरे धीरे आयरन काफी लॉन्ग टाइम तक अंदर प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला मेटल क्या करते रहेगा, रिएक्शन करते रहेगा, और इस तरह से नीचे वाला मेटल क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स होता है कि लेयरिंग ऑफ ए
द लेयरिंग ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑन द सरफेस ऑफ दैट मेटल विच वी आर टॉकिंग अबाउट द कोरोजन। जिस मेटल की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कोरोजन की बात कर रहे हैं, उस मेटल के सरफेस पर उससे मोर रिएक्टिव मेटल के लेयर को चढ़ा देना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो अगर हमें आयरन को कोरोजन से बचाना है तो आयरन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, जैसे आपके जो आपके मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे क्रोमियम का आप यूज कर सकते हैं या निकिल का यूज कर सकते हैं, जो जनरली मोर रिएक्टिव हो या फिर इनर्ट नेचर के हो, आप उनका क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। इसलिए आयरन के सरफेस पर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स क्रोमियम या फिर निकिल के लेयर को क्या कर दिया जाता है? चढ़ा दिया जाता है, जिसके वजह से आयरन को कोरोजन से क्या किया जा सकता है? प्रोटेक्ट किया जा सकता है। द थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड इज दैट द प्लेटिंग ऑफ ए जिंक, ठीक है ना, द प्लेटिंग ऑफ ए जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। आयरन के सरफेस पर जिंक के लेयर को चढ़ा देना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो क्या करता है गैल्वेनाइजेशन से? तो जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है, आयरन से पहले क्या कर जाएगा? रिएक्शन कर जाएगा, मीन्स आयरन नीचे प्रोटेक्टेड रहेगा, जिंक रिएक्शन करते जाएगा, तो काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आयरन जिंक के लेयर में ढके के होने की वजह से जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, मीन्स वो प्रोटेक्टेड रहता है। और इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। और इसलिए इस जिंक को हम लोग सैक्रिफाइंग मेटल के नाम से भी जानते हैं, मीन्स सैक्रिफाई मतलब क्या कर देना? बलिदान कर देना। तो जिंक क्या करता है? आयरन के लिए सैक्रिफाई करता है, आयरन के पहले रिएक्शन कर जाता है, आयरन को बचाता है, इसलिए इसे हम सैक्रिफाइंग मेटल भी कहते हैं। एंड दैट्स प्रोसेस in which the zinc layer is क्या? zinc layer is embedded, zinc layer is protected on the iron surface, that is called galvanization। वो galvanization है। टैनिंग क्या होता है? टैनिंग भी बहुत इजी मेथड है कि किसी भी आयरन के सरफेस पर टीन के लेयर को क्या कर देना? चढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड टैनिंग होता है। टीन मोर रिएक्टिव होता है किसके रिस्पेक्ट में? आयरन के रिस्पेक्ट में, जिससे टीन पहले रिएक्शन करता है, आयरन को अंदर क्या करता है? बचाता है। इसलिए इस तरह से आयरन कोरोजन से क्या रहता है? प्रोटेक्टेड रहता है। तो आप टैनिंग भी कर सकते हैं। एल्वाइंग आप क्या कर सकते हो? आयरन के साथ कुछ ऐसे मेटल को डाल सकते हो जो मेटल उसे क्या करते हो? प्रोटेक्ट करते हो कोरोजन से। इसलिए एल्वाइंग के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? आयरन के साथ कुछ अदर मेटल जैसे निकिल और क्रोमियम को हम क्या करते हैं? उसके साथ डाल देते हैं, और ये निकिल और क्रोमियम इन द फॉर्म ऑफ एलॉय आयरन को रस्टिंग करने से क्या करते हैं? बचाते हैं। तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हो? प्रोटेक्ट कर सकते हो। आयरन को आप क्या कर सकते हो? रस्टिंग से बचा सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट्स द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी होता है द अनप्लीजेंट स्मेल क्रिएटेड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ those substances like the fats and oils which are present in a food। ठीक है, फूड में अवेलेबल जो आपके फैटी सबस्टांस हैं, जैसे आपके फैट्स हैं और ऑयल्स हैं, वो एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेजेंस में आने पर वहां पर क्या कर जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एंड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन दे क्रिएट द अनप्लीजेंट स्मेल, और उससे काफी गंदी स्मेल आने लगती है, दैट इज कॉल्ड द रैंसिडिटी। वही मैंने भी यहाँ लिखा भी है, द नेचुरल ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल और फैट्स विच आर बी प्रेजेंट इन ए फूड। नेचुरल ऑक्सीडेशन मतलब ये आपका नेचुरली है कि जब वो एयर के प्रेजेंस में आएंगे, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है ना, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो फूड है वो मॉइस्चर वाले एयर के कांटेक्ट में आने पर ये जो फूड होते हैं वो नेचुरली क्या कर जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और क्यों ऑक्सीडाइज होते हैं? क्योंकि उस फूड में जो ऑयल और फैट्स होते हैं वो जनरली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने से उनसे काफ़ी बैड स्मेल आती है, काफ़ी अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आता है, और इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? रैंसिडिटी होता है। रैंसिडिटी सबसे ज़्यादा किस टाइम में होती है? तो जिस टाइम में रेनी सीजन होता है, जब आपका काफ़ी मॉइस्चर जिस अमाउंट में, जिस हवा में ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जब रेनी सीजन आती है उस टाइम में रैंसिडिटी होने के चांसेस क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर में रैंसिडिटी को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो रैंसिडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे सिंपल सा घर में हम लोग काम करते हैं फॉर रेफ्रिजरेशन। आप उसे ऐसे जगहों पे रखिए फूड को जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो? लो हो, मीन्स आप उसके कोल्ड प्लेसेस पे आप फूड का स्टोर कीजिएगा, तो काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फूड क्या होता है? स्टोर होता है। इसे आप देखते भी हो कि घर में खाने को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं या फिर ठंडे जगहों पर रखते हैं, तो फूड लॉन्ग टाइम तक क्या होता है? काफ़ी क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है, और रैंसिडिटी उसमें क्या होती है? कम से कम होती है। नेक्स्ट सेकंड मेथड है कि वी कैन कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट। कुछ हद तक अगर सनलाइट से अगर फूड को आप दूर रखो तो कुछ टाइम तक आप फूड को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सनलाइट से प्रोटेक्ट करके अगर फूड को रखे हो, दूर रखे हो, ऐसा नहीं कि 5 to 6 डेज तक वो क्या रहेगा? लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहेगा, ऐसा नहीं है। आप 1 to
2 to 3 आवर्स वो क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो फूड को रेंसिडिटी से, 2 से 3 घंटा फूड को बचा सकते हो क्या करने से, रेंसिडिटी से फूड को। तो सेकंड मेथड है कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से आप थोड़ा सा दूर रखिए तो आप फूड को क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। तीसरा फॉर यूजिंग द प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल कुछ प्रिजर्वेटिव है जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं जिसका हम यूज भी करते हैं। जैसे घरों में देखोगे लोग चीनी की चाशनी बनाते हैं और उसमें फूड को रख देते हैं तो जल्दी खराब नहीं होता है। इसे देखना खाने वाली चीज़ों में से लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा वो खजूर वगैरह जो यूज़ करते हैं खाने के लिए तो उससे क्या करते हैं, शुगर में मिक्स करके रखते हैं। या देखना पिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें नमक वगैरह डाल दिया जाता है तो लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, स्टोर रहता है। इसके अलावा टर्मरिक एक काफ़ी अच्छा क्या होता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव है जो फूड को क्या करता है, रस्टिंग से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा अगर ऑयलिंग भी करते हो तो भी ऑयलिंग और प्लस उसमें शुगर मिक्स करके, ऑयलिंग और प्लस अगर आप उसमें साल्ट मिक्स करके फूड को स्टोर करते हो तो आप नेचुरल प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज कर सकते हो। मीन साल्ट एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, शुगर एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, टर्मेरिक भी एक अच्छा क्या है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव में आता है। एंटीऑक्सीडेंट, ये कुछ नया टर्म्स है। एंटीऑक्सीडेंट में दो सब्सटेंस which preserve the food from the oxidation, वैसे सब्सटेंस जो फूड को ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं, रोकते हैं। एंटी मींस क्या करना, अपोज करना, मींस वैसे सब्सटेंस जो फूड को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं उसी फूड वैसे सब्सटेंस का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जनरली आपको दो नाम याद रखना चाहिए हमेशा, दैट इज कॉल्ड BHA एंड BHT। BHA मींस ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT मींस ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। BHA दैट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT दैट इज कॉल्ड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये दोनों एग्जांपल्स कई बार आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। द नेम ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का को पहचानना ऑब्जेक्टिव में, या फिर एंटीऑक्सीडेंट का फुल फॉर्म, BHA का फुल फॉर्म, BHT का फुल फॉर्म, ऐसे कई बार आपको आ चुका है एग्जाम में। ठीक है। लास्ट दैट इज कॉल्ड यूजिंग नाइट्रोजन गैस, या तो आप नाइट्रोजन गैस का भी यूज कर सकते हो क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक आपको पता है कि इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस आपके फूड को के अंदर के मॉइस्चर को क्या करता है, आपके फूड के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। दूसरा बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया उसे नुकसान करते हैं उस फूड को वो क्या करता है, उस बैक्टीरिया को डिग्रेडेट करने में नाइट्रोजन वहाँ पे क्या करता है, हेल्प करता है। तो आप वहाँ पे नाइट्रोजन गैस यूज कर सकते हैं, या फिर इवैक्यूएट भी कर दीजिए, अंदर का जो वैक्यूम है फूड का वो बाहर निकालिए और तब नाइट्रोजन गैस भर दीजिए तो फूड आफ्टर लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, स्टोर्ड होता है, काफी लॉन्ग टाइम तक बचा रहता है। जैसे आप देखते हो कुरकुरे वगैरह जो खाते हो, चिप्स खाते हो, तो उसके अंदर क्या भरा होता है, अगर 5 रुपये का कुरकुरे है ना तो 2 रुपये का कुरकुरे होता है, 3 रुपये कुरकुरे होता है, 2 रुपये का गैस भरा होता है। वो गैस क्या है, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो दैट्स इज द कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज टोटली कंप्लीट, मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ये मैंने आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया, लेसन 1 आपका पूरा फाइनल। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर जब जो लेकर के आऊंगा वो होगा मेरा लेसन 2 ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड द एसिड, बेस एंड साल्ट। तो आप सभी का लॉट्स ऑफ थैंक्स जिन्होंने मेरे साथ स्टार्टिंग से अभी तक जर्नी बनाई रखी। आगे भी आप मेरे साथ जर्नी बनाए रखिए। अगले लेक्चर का वेट कीजिए, अगला लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि संकल्प एकेडमी अब धीरे धीरे और भी मजबूत होते जा रहा है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं आपके साथ फिर वही सुमेश सिंह फिर मिलेगा इसी चैनल पे, संकल्प एकेडमी प्लस पे, और उस टाइम में कुछ नया होगा। नया ये होगा कि लेसन 2 पे हम आएंगे। अब आप अपना जो भी क्वेश्चंस है आप अपने एनसीईआरटी से सॉल्व कीजिए। मैंने आपके एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं, आप अपना एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए। प्री फाउंडेशन नीट की अगर आपने बुक रखी है वो सॉल्व कीजिए, जेई फाउंडेशन की बुक रखी है उसे सॉल्व कीजिए। फिर आप देखिए ना पढ़ने का मज़ा क्या होता है यार, आप बोलोगे कि हाँ सर ने तो कुछ काम किया है। चलिए लगे रहिए, फिर आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद,